हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 क्या है भाई? चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो अगर आपको याद हो, चैप्टर 2 में आपने क्या पढ़ा है? चैप्टर 2 में बेसिकली आपने पढ़ा है कि कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या है, राइट? कांग्रेस डोमिनेंस किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी, क्या रीजंस थे आखिरकार कि जो हमारे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन है उसमें कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी इंडियन पॉलिटिक्स में, राइट? इंडियन इलेक्शंस में। तो उसके रीजंस भी हमने अब तक क्या करे थे चैप्टर 2 में, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। अब चैप्टर 2 के आगे का ये चैप्टर है, ठीक है? मतलब जो चैप्टर 2 में स्टोरी हमने कवर करी है कांग्रेस के बारे में, उसके बाद कांग्रेस की पोजीशन क्या रही इंडियन पॉलिटिक्स में, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। इसलिए पहले हम समझेंगे कि कैसे जो कांग्रेस सिस्टम है, यानी कि जो कांग्रेस डोमिनेशन है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो चैलेंज होता है। क्यों चैलेंज होता है, क्या रीजंस होते हैं, इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड, पूरी कहानी हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे चैलेंजेस के बाद भी कांग्रेस क्या कर लेती है, अपने आप को रीस्टोर कर लेती है, दोबारा से कांग्रेस डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो जाती है इंदिरा गांधी की लीडरशिप में। तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और इस तरीके से पूरा जो इंडिया का जो पार्टी पॉलिटिक्स है, इंडिया का जो पार्टी पॉलिटिक्स है स्पेसिफिकली, उसमें जो कांग्रेस की जो पोजीशन रही है, कांग्रेस डोमिनेंस का चैलेंज होना और फिर उसके बाद उसका रिस्टोरेशन हो जाना, ये पूरी कहानी, ये पूरी जर्नी हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिकली इस चैप्टर में जो ओवरव्यू है जो दिया हुआ है कि आखिरकार इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम समझेंगे। एक एक बारीक बारीक जो पॉइंट्स यहाँ पर इस चैप्टर में हाईलाइट करे गए हैं उसको हम समझते हैं, राइट? तो इस चैप्टर में क्या बोला गया है, यही बात बताई गई है कि चैप्टर 2 में वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम एमर्ज कैसे करा, क्या क्या रीजंस थे, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने समझ ली थी कि कैसे जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन है उसमें लगातार कांग्रेस बहुत मेजॉरिटी के साथ आ रही है और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनको बहुत ही कम सीटें मिल पा रही है, राइट? लेकिन 1960s के बाद क्या हो जाता है, 1960s के आसपास कांग्रेस को ये चैलेंज मिलता है। दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट चैलेंज ड्यूरिंग 1960s। तो 1960s में आप देखोगे स्पेसिफिकली आफ्टर 1967 में आते आते कांग्रेस का जो सिस्टम है, डोमिनेशन है, वो चैलेंज होना शुरू हो जाता है। उसको हम यहाँ पर समझेंगे क्यों होता है भाई, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ जाता है। कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, कोई किसी लीडरशिप को सपोर्ट करता है, कोई दूसरे लीडर्स को सपोर्ट करता है, और अलग अलग लीडर्स अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस में क्या हो गया, कांग्रेस में जो डोमिनेंस थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो जाती है। साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर तो दिक्कतें हो ही रही थी, साथ ही साथ में क्या हो रहा था, कांग्रेस की जो बाहर है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी समय के बाद क्या हो रही थी, पावरफुल बनती जा रही थी एंड वो लेस डिवाइडेड होती जा रही थी। यानी कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जैसे आज के टाइम में भी क्या है, आज की भी अपोजिशन पार्टी सब एक साथ इकट्ठी आती है ताकि वो बीजेपी को डिफीट कर सके, राइट? अलायंस बनता है ना, सेम टू सेम चीज़ उस समय में भी होने लगी जब लगा कि यार 3 इलेक्शन हो चुके हैं, कांग्रेस जीती जा रही है, हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो उनको समझ में आया कि वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश करी कि एक साथ वो लोग भी सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज मिलकर के काम करते हैं एंड मिलकर को कांग्रेस को हराने की वो कोशिश करते हैं। तो अंदर तो चैलेंज है ही, अंदर तो स्प्लिट हो ही रहा है कांग्रेस में, अंदर चैलेंजेस है, अलग अलग लीडरशिप आ रही है कांग्रेस में। ठीक है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और बाहर से भी क्या हो रहा है, बाहर से भी अपोजिशन मजबूत होता जा रहा है। तो इसकी वजह से कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो डोमिनेंस है कांग्रेस का, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, चैलेंज एक तरीके से उसको फेस करना पड़ गया, राइट? तो इस चैप्टर में मोटे मोटे जो पॉइंट्स हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे दैट हाउ द पॉलिटिकल ट्रांजिशन टुक प्लेस आफ्टर नेहरू। नेहरू के बाद आखिरकार कैसे जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है, जो सक्सेशन है, उत्तराधिकारी एक तरीके से जिसको तय करना होता है कि भाई नेहरू के बाद कौन लीडर बनेगा इंडिया का, राइट? तो वो ट्रांजिशन कैसे होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी को बनाया जाता है। तो जो पूरी स्टोरी है, वो जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है, वो हम यहाँ पर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्क्राइब हाउ द अपोजिशन यूनिटी एंड द कांग्रेस स्प्लिट पोज द चैलेंज टू द कांग्रेस डोमिनेंस। दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, कैसे जो अपोजिशन यूनिटी है और साथ ही साथ कांग्रेस स्प्लिट है, जो अभी हमने डिस्कस करा कि बाहर से क्या हो रहा है, जो अपोजिशन है, जो पहले डिवाइडेड अपोजिशन होता था, वो सब एक साथ आ रहे हैं और यूनाइटेड हो रहे हैं। इसकी वजह से कांग्रेस डोमिनेंस को चैलेंज मिल रहा है। और साथ ही साथ में कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कांग्रेस के अंदर। ठीक है, तो पावर के लिए एक तरीके से क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है कांग्रेस के अंदर ही। तो उसकी वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक बनती है कांग्रेस ओ और दूसरी होती है कांग्रेस आर। तो ये कांग्रेस ओ क्या है, कांग्रेस आर क्या है, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे।
राइट। तो इसकी वजह से कांग्रेस डोमिनेंस को चैलेंज होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक्सप्लेन हाउ अ न्यू कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी ओवरकेम दीज चैलेंजेस। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में ना जो मेजर फोकस है वो ये समझ में आता है हमें कि जो न्यू कांग्रेस है इंदिरा गांधी की लीडरशिप की वजह से कैसे इंदिरा गांधी अपने आप को भी एक डोमिनेंट लीडरशिप के तौर पर स्टैब्लिश करती है, और जो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई थी, जो कांग्रेस अपने ग्राउंड्स खोती जा रही थी लोगों के बीच में, वो कैसे रिस्टोर करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा जो हम समझेंगे, न्यू पॉलिसीज़ और आइडियोलॉजीज़ जिसकी वजह से कांग्रेस का रिस्टोरेशन हो जाता है, कांग्रेस सिस्टम का रिस्टोरेशन हो जाता है, यानी कि कांग्रेस दोबारा से अपने आप को एक डोमिनेंट पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश करती है। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने एक काफ़ी पॉपुलर लीडरशिप के तौर पर इमर्ज करती है, क्योंकि वो फोकस किस पर कर रही है, इंडिया के जो पोवर जय सेक्शन है, जो इंडिया के एक तरीके से सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन थे, इंदिरा गांधी ने उन पर ज़्यादा फोकस करना चालू करा। उन्होंने एक तरीके से स्लोगन्स देने चालू करे गरीबी हटाओ का, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, प्रो पुअर पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करा। आइडियोलॉजीज़ में सोशलिज्म को और ज़्यादा क्या करा, सोशलिज्म की तरफ और ज़्यादा उन्होंने अपने आप को अलाइन करा। इसका इन सब चीज़ों की वजह से भी जो कांग्रेस सिस्टम है उस समय क्या हो जाता है, दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि लोग इन सब बेसिस पर कांग्रेस की तरफ दोबारा से देखने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ, इंदिरा गांधी कुछ उनके लिए कर सकती है, इंदिरा गांधी इंडिया को दोबारा से डेवलप कर सकती है। इंडिया जो इंदिरा गांधी है वो क्या कर सकती है, वो एक तरीके से उनकी पॉवर्टी एंड अदर इश्यूज़ को दूर कर सकती है। राइट, समझ में आ गया। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ऑब्वियस सी बात है कि देखो हम कांग्रेस के बारे में तो पढ़ेंगे ही, राइट। पार्टी सिस्टम क्या होता है, पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे एक पार्टी के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स जब इमर्ज कर जाते हैं तो कैसे वो पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है, ये तो हम पढ़ेंगे ही विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कांग्रेस। साथ ही साथ में हम लीडरशिप को भी समझेंगे कि कैसे जो इंदिरा गांधी की लीडरशिप रही उसकी वजह से कैसे इंडिया की पॉलिटिक्स में चेंज आया और पार्टी पॉलिटिक्स में चेंज आया, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड अपोजिशन किस तरीके से काम करता है, अपोजिशन किस तरीके से कोशिश करता है दोबारा से गवर्नमेंट में अपने आप को स्टैब्लिश करने की, ये भी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक मज़ेदार यहाँ पर ये जो इमेज दिया हुआ है उसको समझते हैं कि भाई क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ओरिजिनली द इलेक्शन सिंबल ऑफ द कांग्रेस वाज अ पेयर ऑफ बुलक्स। तो ओरिजिनली क्या था, आज के टाइम में जो इलेक्शन सिंबल है कांग्रेस का, इंडिपेंडेंस के पहले वो नहीं था। क्या था, पेयर ऑफ बुलक्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक दो बैलों की जोड़ी, ये क्या था, ये कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल होता था। राइट, फिर उसके बाद क्या बताया गया है, दिस फेमस कार्टून डिपिक्ट्स द चेंजेस विद इन द कांग्रेस लीडिंग टू द हेड ऑन कन्फ्रंट्रेशन इन द 22nd ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो यहाँ पर जो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये जो इमेज दिया हुआ है, अलग अलग कार्टून्स दिए हुए हैं, तो इस कार्टून में बताया रहा है कि कैसे कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस में एक तरीके से कन्फ्रंट्रेशन होता है, कांग्रेस में कन्फ्लिक्ट हो जाती है। और 1969 में आफ्टर 22 ईयर्स, आज़ादी के 22 ईयर्स के बाद 1969 में कांग्रेस क्या कर जाती है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। राइट, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर फर्स्ट ईयर देखोगे, यानी कि आज़ादी के बाद का फर्स्ट ईयर अगर हम देखें, तो यहाँ पर कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस एक तरीके से यूनाइटेड नज़र आ रही है। राइट, जो दोनों के दोनों जो बैल है वो एक साथ क्या कर रहे हैं, एक तरीके से दोनों एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। राइट, इट मीन्स दैट कि कांग्रेस पार्टी एक यूनाइटेड पार्टी है, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हुई एक साथ मिल करके चल रही है, क्योंकि कांग्रेस में क्या है, टॉलरेंस भी है, और ये सारे इश्यूज़ हैं कि वो इंटरनल डिस्प्यूट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा 9 ईयर्स तक आते आते एक तरीके से कांग्रेस के अंदर के जो ग्रुप्स हैं उनमें थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर के कह सकते हैं कि जो डिस्कम्फर्ट है वो होना चालू हो जाता है। कांग्रेस की यूनिटी इसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर अफेक्ट होना चालू हो जाती है। कैसे आना चालू हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग लीडर्स आना चालू हो जाते हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस के कि ये पर्टिकुलर लीडर सही है, फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग किसी और लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिसीज़ में भी डिवाइड होना चालू हो जाता है कांग्रेस में, कुछ लोग कहते हैं प्रो पुअर पॉलिसीज़ रखेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं लिबरल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो इसकी वजह से कांग्रेस जो एक यूनाइटेड फोल्ड पर पहले काम कर रही थी, वो 9 ईयर्स तक आते आते क्या होने लग जाता है, उसमें थोड़ा सा स्प्लिट या एक तरीके से डिवीजन होना शुरू हो जाता है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हो जाता है यहाँ पर, देयर इज़ अ बिगनिंग ऑफ डिवीजन विद इन द कांग्रेस। थर्ड इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है, थर्ड इंपॉर्टेंट फिगर में बताया गया है कि भाई जो डिवीजन है ना, वो एक तरीके से क्या हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया।
कैसे? यहाँ पर दो अलग अलग जो एक तरीके से जो पहले मिल कर के काम कर रहे थे, वो अब दो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दो अलग एक तरीके से अपोजिट हो गए एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, एक दूसरे के लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, गुस्सा भी है, राइट। जैसे यहाँ पर गर्र की साउंड यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो ये क्या बता रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग पार्टी लीडरशिप है उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसकी वजह से दो अलग अलग ग्रुप्स हो गए हैं पूरी कांग्रेस में। ऐसा हो गया है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप किसी और तरीके से काम करने के लिए बात कर रहा है और दूसरा ग्रुप किसी और तरीके से काम करने के लिए बात कर रहा है, एंड वो एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। किसी ना किसी वजह से कन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और फाइनली क्योंकि जब कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक समय के बाद आफ्टर 22 ईयर्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो लंबे टाइम तक एक साथ नहीं चल पाएंगे। क्योंकि जब दरार पड़ जाती है ना, धीरे धीरे वो दरार की वजह से वो चीज़ें टूट जाती है ना। दीवार में दरार पड़ जाती है तो फिर जरा सा झटका मारोगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगी। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। तो कांग्रेस में भी क्या होता है, कांग्रेस में भी ऐसा ही झटका लगता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट्स को चूज़ करने के ऊपर कांग्रेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं और उसके बाद फाइनली आप देखोगे 1969 में जा करके क्या हो जाता है, कांग्रेस एक तरीके से कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। दो अलग अलग पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है जो यहाँ पर बताई गई है और ये पूरी की पूरी स्टोरी हम एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली हम समझेंगे यहाँ पर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। तो बताया क्या जा रहा है यहाँ पर, देखोगे अगर आप तो यहाँ पर बताया गया है दैट प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज़ डेड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो गया है, एक तरीके से क्या हो गया, खालीपन आ गया है कि भाई कांग्रेस में जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे वो तो चले गए, तो अब कांग्रेस को कौन लीड करेगा। और दूसरी बड़ी बात क्या है, दूसरी बड़ी बात यह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री चले गए तो उनके समय में क्या हो रहा था, डेमोक्रेसी एक तरीके से हम लोग अपने आप को एक डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तरफ ये भी खतरा बढ़ गया था कि जब एक लीडरशिप चेंज हो जाती है, एक लीडर चला जाता है, उसकी जगह पर जब दूसरा लीडर आएगा, क्या वो उसी तरीके से इंडिया की डेमोक्रेसी को चला पाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं डेमोक्रेसी इंडिया में क्या हो जाए, एक तरीके से इंस्टेबिलिटी आ जाए डेमोक्रेसी में, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। राजनीतिक एक तरीके से जो सक्सेशन होने जा रहे हैं, नेहरू के बाद कौन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कांग्रेस को चलाएगा, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कौन इंडिया में जो डेमोक्रेसी अभी एक तरीके से हम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा और भारत के लोकतंत्र को बचा करके रखेगा। ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम समझेंगे। तो क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू बेसिकली पास्ट अवे हो जाते हैं 1964 में। काफ़ी एक साल से लगभग वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, अनवेल थे। 1962 वॉर के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा नेहरू की जो तबीयत थी वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसके बाद बहुत सारे स्पेकुलेशंस आने लग जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आने लग जाते हैं। और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन। आफ्टर नेहरू हूँ, नेहरू के बाद आखिरकार कौन। तो वो जो क्वेश्चन है कौन आएगा नेहरू के बाद, ये काफ़ी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर लोग सोचने विचार करने लग जाते हैं कि यार कौन बनेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या है, बट इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया द सिचुएशन गिव राइज टू अ मोर सीरियस क्वेश्चन। आफ्टर नेहरू व्हाट। दो क्वेश्चन थे हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है नेहरू के बाद कौन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भारत एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसकी वजह से हमारे सामने एक बड़ा, उससे भी ज़्यादा बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, इस पहले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, आफ्टर नेहरू व्हाट। क्या नेहरू के बाद हम अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप लेकर आ सकते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को वैसे ही चला पाएगी जैसे नेहरू की लीडरशिप में चल रही थी। यानी कि ओवरऑल आइडिया क्या है, क्या इंडिया का जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है क्या वो उतनी ही स्मूथ तरीके से रन करेगा जैसे नेहरू की लीडरशिप में चल पा रहा था। क्योंकि अगर आप देखोगे कि नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस के अंदर क्या था, बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजिकल एंड सोशल फैक्शंस थे। चैप्टर 2 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। एंड हमें पता है कि कांग्रेस में क्या हो रहा था, टॉलरेंस थी कहीं ना कहीं, राइट। इवन अगर कांग्रेस में रहते हुए भी अगर आप चाहो तो नेहरू को भी क्रिटिसाइज कर सकते थे उनके गलत डिसीजंस के लिए, नेहरू एक्सेप्टेड दैट। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ क्या बता रहे हैं, इंडिया में डेमोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट हो रहा था धीरे धीरे। अब उस पर भी सवाल उठने लगा कि क्या ये चीज़ हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया कि सेकंड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड बहुत ज़्यादा सीरियस डाउट था उसको लेकर के। खास तौर पर जो आउटसाइडर्स थे, इंडिया के बाहर के लोग थे, उन्होंने क्वेश्चन करा वेदर इंडियाज़ डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू।
क्या बोला जा रहा है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है ना, हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमने करा, वो भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था। फिर कांग्रेस अपने आप की पॉलिसीज़ को स्टैब्लिश करने लगी, कांग्रेस अपनी पॉलिसीज़ लेकर आने लगी, रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आने लगी, दैट वाज ऑल डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। तो बाहर से लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि भारत जो कि एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, क्या वो अपने डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट को बचा पाएगी नेहरू के बाद? क्या कोई अच्छा लीडरशिप दोबारा आ पाएगा जो डेमोक्रेटिक तरीके से पूरी कंट्री को चला पाएगा? इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहे थे। तो हुआ क्या था, बहुत सारी जो न्यूली डेवलप इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज द डेमोक्रेटिक सक्सेशन। इंडिया के जैसे ही जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, वो कुछ समय के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है ना, वहाँ पर आर्मी रूल हो जाता है, राइट। या तो वहाँ पर आर्मी रूल हो जाता है या फिर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाता है। एक तरीके से पूरी डेमोक्रेसी वहाँ पर इम्पैक्ट कर रही थी कुछ समय के बाद ही। तो इंडिया में भी जब ऐसी चीज़ें हुई कि इंडिया की लीडरशिप, जो प्रोमिनेंट लीडरशिप है, उनकी डेथ हो जाती है, तो इंडिया में भी फिर यहाँ पर सवाल उठने लगे कि क्या इंडिया भी अपना डेमोक्रेटिक सक्सेशन मेंटेन कर पाएगा, क्या उसको ढंग से मैनेज कर पाएगा और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली अपनी कंट्री को चला पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि अगर ये चीज़ फेल हो जाती है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना इंडिया के डेमोक्रेटिक सक्सेशन में, तो क्या होगा। तो फिर लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है मे बी आर्मी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रोल प्ले करना इंडिया में भी चालू कर दे। जैसे अगर आप देखोगे पाकिस्तान के एक्सपीरियंस में क्या होता है, कुछ समय के बाद ही पाकिस्तान में वहाँ के जो जनरल है वो टेक ओवर कर लेते हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी टेक ओवर कर लेती है और काफ़ी लंबे टाइम तक पाकिस्तान में क्या है, एक तरीके से आर्मी का रूल रहता है। तो अगर आस पड़ोस में ऐसी चीज़ें हो रही है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ अपनी डेमोक्रेसी को एक तरीके से बचा नहीं पा रही है, तो भारत को भी इसी दृष्टि से देखा गया कि भारत में भी अब जब नए लीडर चले गए हैं, तो क्या इंडिया में ऐसी चीज़ें होगी या इंडिया अपने आप को बचा लेगा इन सब चीज़ों से। ये सारे क्वेश्चंस थे, राइट। सो बिसाइड्स देयर वर डाउट्स इफ द न्यू लीडरशिप वुड बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल क्राइसिस दैट अवेटेड अ सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली एक तरफ क्या था, डेमोक्रेसी बचाए रखना, डेमोक्रेसी बनाए रखना। दूसरी तरफ था इंडिया के सामने मल्टीपल चैलेंजेस भी तो थे। और 1960s में क्या बताया गया है, 1960s को एक डेंजरस डिकेड के तौर पर बताया गया कि बहुत खतरनाक डिकेड है। क्यों है भाई? क्योंकि इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे उस समय। अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा था। एक तरफ पॉवर्टी है, एक तरफ इनइक्वालिटी है, कम्युनल डिविजन्स भी हो रहे थे और साथ ही साथ में क्या हो रहा था, रीजनल डिविजन्स भी हो रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया का जो डेमोक्रेसी था ना, उसका एक तरीके से क्या हो रहा था, उसको इफेक्ट पड़ रहा था। एंड इवन जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री है, उसकी भी संभावनाएं लग रही थी कि कहीं दोबारा से कंट्री में क्या ना हो जाए, डिवीजन ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारे थ्रेट्स थे, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि हमें एक तरफ डेमोक्रेसी लेकर के आनी, ऐसे लीडर चूज़ करना है जो भारत की डेमोक्रेसी को भी इस्टेब्लिश करेगा, उसको भी स्ट्रेंथन करेगा, बचाए रखेगा। और साथ ही साथ इंडिया उस समय जो मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रही है इंडियन सोसाइटी में, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, कम्युनल डिविजन्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को भी वो मैनेज कर, उसको करना पड़ेगा जो भी नया लीडर आएगा। तो ये सारी समस्याएं थी, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। जिस समय कौन आते हैं, तो नेहरू के बाद सक्सेसर, एक तरीके से सक्सेसर कौन बनते हैं, वो आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ये सारी सिनेरियो है, जिस समय कौन आते हैं लीडरशिप में, लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। और जो सारे के सारे जो अभी हमारे सामने जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे, क्या इंडिया डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर पाएगा, अपनी डेमोक्रेसी को एक तरीके से बनाए रख पाएगा कि नहीं, वो सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है और बहुत अच्छा जवाब मिलता है। क्या होता है, द ईज विद विच द सक्सेशन आफ्टर नेहरू टुक प्लेस प्रूव्ड ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग। जितने भी क्रिटिक्स थे, हर कोई क्वेश्चन जो कर रहा था एक तरीके से नेगेटिव अजम्पशंस कर रहा था इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर के, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सक्सेशन होता है नेहरू के बाद, जिस आसानी से लाल बहादुर शास्त्री को एज अ लीडर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाता है, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो सारे के सारे जो सवाल थे, जो सारे के सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस थे, वो सब कुछ शांत हो जाते हैं और बहुत आसानी से सबका उत्तर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है कि भाई लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे, उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, कैसे उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर डिसाइड किया जाता है, अब हम उसको समझेंगे। जब नेहरू पास होते हैं तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, पार्टी जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो थे उस समय के कामराज। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेहरू के बाद जब प्रेसिडेंट की बात अगर करी जाएगी, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस पार्टी के कामराज थे। तो वो पार्टी लीडर्स और कांग्रेस मेंबर्स को एक तरीके से क्या कर रहे थे, उन सबको एक साथ उन्होंने बुलाया और उन सब ने डिस्कस करा कि भाई कौन बनेगा आगे, राइट। क्वेश्चन क्या था, दैट हु विल बी इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु विल बी इंडियाज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस तरीके से सवाल उठाने लगे। तो फिर क्या होता है, देयर वाज अ कंसेंसस इन द फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो जो पार्टी मीटिंग होती है, सारे कांग्रेस मेंबर्स जब एक साथ आते हैं, तो वो सब कंसेंसस के बेसिस पर, हर किसी का यही था कि हाँ ठीक है, क्या होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री को एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई ही वॉज अ यूनानिमसली चूजन एज अ लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी।
कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके भी यूनानिमस तरीके से उनको लीडर के तौर पर चूज़ कर दिया गया, एंड इसीलिए वो क्या बन जाते हैं, कांग्रेस एक तरीके से वो नेक्स्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या सेकेंड प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि ठीक है कि भाई देयर वाज अ कंसेंसस, पूरे कंसेंसस के बेसिस पर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है इंडिया में, ऐसा नहीं होता पॉलिटिकल कंपटीशन है कि कांग्रेस में ही क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है कि कोई कह रहे हैं नहीं लाल बहादुर शास्त्री कोई दूसरे लीडर को के बारे में बोल रहा था, एंड दोनों के ग्रुप्स के बीच में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही हो। ऐसा हो रहा था क्या? ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल आराम से हमने क्या डिसाइड करा है कि ठीक है किसको बनाया जाएगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर होंगे लाल बहादुर शास्त्री। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, शास्त्री के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर। वो एक काफ़ी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे। कहाँ से आते थे भाई? वो उत्तर प्रदेश लगभग वाराणसी से आते थे। ठीक है, सो यूपी से आते थे, एंड ही हैड बीन अ मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट। नेहरू की कैबिनेट में काफ़ी लंबे टाइम तक वो मिनिस्टर के तौर पर रह चुके थे, रेलवे मिनिस्टर के तौर पर भी वो रह चुके थे, तो काफ़ी एक्सपीरियंस था उनको। सबसे अच्छी बात क्या है शास्त्री के बारे में, तो ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी। लाल बहादुर शास्त्री अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे, एंड हिज कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो एक तरीके से गांधीयन थे। ठीक है, वो गांधी जी के आइडियाज़, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, इसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे, एंड उसको एक तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो भी करते थे। और सिंप्लिसिटी उनका सबसे ज़्यादा एक तरीके से अगर जिसको कहा जाए ना, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुण अगर शास्त्री विजय में था तो वो क्या था? वो था सिंप्लिसिटी। राइट, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास रखते थे। राइट, हाई थिंकिंग में विश्वास रखते थे कि भाई सादा जीवन उच्च विचार, जिसको हिंदी में इस तरीके से कहते हैं। तो उसके एक तरीके से अगर मैं कहूँ उसके क्लियर एग्जाम्पल थे हमारे सामने लाल बहादुर शास्त्री। उनकी लाइफ ही पूरी इस आइडियाज़ पर बेस्ड थी, पूरी इस प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। सिंपल लिविंग था, बहुत एक तरीके से सरल आदमी जैसे होता है, सरल व्यवहार करना, बहुत मीठा व्यवहार करना, वो लाल बहादुर शास्त्री का एक तरीके से इम्पॉर्टेंट गुण था। और साथ ही साथ में उनकी सोच बहुत बड़ी थी। सोच बड़ी थी क्योंकि वो भारत को क्या करना चाह रहे थे, वो भारत को डेवलप करना चाह रहे थे। और इतनी ज़्यादा उनके अंदर कमिटमेंट था कि उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री एक तरीके से पावर को होल्ड करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए, लेकिन हर चैलेंज को उन्होंने मुस्कुराते हुए डील करा है। राइट, तो उनकी कमिटमेंट हमें समझ में आती है कि वो कितने ज़्यादा कमिटेड थे। और सबसे ज़्यादा उनकी जो बात थी वो क्या थी, वो एक तरीके से एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो इंटीग्रिटी को फॉलो करते थे। उनकी लाइफ में इंटीग्रिटी थी, सत्यनिष्ठा थी, मोरालिटी थी, सिंसियरिटी थी, और हम्बल थे बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा हम्बल थे। और साथ ही साथ में कॉम्पिटेंट भी थे, एक बहुत कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल थे, बहुत कॉम्पिटेंट लीडर थे, एक बहुत कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी के बारे में जो हमें पता होना चाहिए वो हमने यहाँ पर डिस्कस करा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इंटीग्रिटी कैसे दिखाई देती है, और इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो जब वो रेलवे मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है, एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, काफ़ी सारे एक तरीके से लोगों की जान चली जाती है। तो फिर क्या हो जाता है, तो उन्होंने ये समझा कि बीइंग द रेलवे मिनिस्टर, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनकी लीडरशिप के अंतर्गत क्या हो जाता है, एक काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो उन्होंने क्या करा, रिज़ाइन करा। किसी ने बोला नहीं था कि आप रिज़ाइन करो या ऐसा कुछ हो। उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर समझा कि भाई जिम्मेदारी मेरी थी, अगर जिम्मेदारी हम ढंग से नहीं निभा पाए तो हम क्या करेंगे, हम इस जिम्मेदारी को छोड़ेंगे, हम इस जिम्मेदारी से रिज़ाइन करेंगे। सो दिस वॉज द आइडिया कि वो किस तरीके से अपनी इंटीग्रिटी को केवल कहने के लिए एक तरीके से वो सत्यनिष्ठा पर नहीं चलते थे, एक्चुअली में वो उस चीज़ को फॉलो करते थे, वो उनकी लाइफ में थी। राइट, तो ये हमने समझा। अगर हम बात करें तो शास्त्री जी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर रहे, कितने टाइम पीरियड के लिए, 1964 से लेकर के 1966 तक रहे। राइट, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में काफ़ी सारे इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़े। खास तौर पर दो बड़े चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े। उस समय इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया रिकवर कर रहा था इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से, क्योंकि चाइना के साथ 1962 में वॉर होता है। तो उस समय उसके बाद इकोनॉमी हमारी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी अफेक्ट होता है इकोनॉमी को, और उससे इकोनॉमिक रिकवरी हम कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारा मॉनसून एक तरीके से फेल्ड मॉनसून था। फेल्ड मॉनसून होने की वजह से ड्रॉट जैसी स्थिति, यानी कि एक तरीके से सूखा पड़ गया था, और इसकी वजह से इंडिया में फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका था। ये सारे चैलेंज हैं, मतलब इंडिया के इंटरनल चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज हो, फूड क्राइसिस हो, ये सारे तो थे ही।
साथ ही साथ में क्या था, बाहर का भी चैलेंज था, एक एक्सटर्नल चैलेंज था। एक्सटर्नल चैलेंज क्या था? वॉर विद पाकिस्तान। ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। वॉर विद पाकिस्तान कब होती है? 1965 में। और इस समय जब इंडिया को दो तरफ लड़ना है, अंदर भी लड़ना है, इंटरनल चैलेंजेस से भी लड़ना है, एक्सटर्नल चैलेंजेस से भी लड़ना है। अंदर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इंडिया के सामने फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी फसलें ख़राब हो गई थी। तो फूड सिक्योरिटी एक इंडिया के सामने बहुत ज़्यादा क्या था? फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था। और बाहर क्या हो रहा था? बाहर दोबारा से दुश्मन से जंग हो रही थी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी। तो वहाँ पर क्या करना था? हमारे सोल्जर्स को लड़ना था। और देश के अंदर किसको लड़ना था? हमारे जो पीजेंट्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको लड़ना था। ठीक है, उनको एक तरीके से क्या करना था? उनको स्ट्रगल करना था, क्योंकि उनके सामने भी काफ़ी सारे चैलेंजेस है। ड्रॉट की बात करें या फिर मानसून की बात करें, राइट। इसीलिए इस समय क्या होता है? इस समय जब देख रहे हैं शास्त्री जी देख रहे हैं कि अंदर भी चैलेंज है भाई, बाहर भी चैलेंज है, दोनों तरफ ही क्या हो रहा है? एक तरीके से भारत के सामने चैलेंजेस है। तो इस समय अ, अंदर के लोगों को भी, मतलब एक तरीके से पूरे भारत के लोगों को एक मोराल उनका बूस्ट करने के लिए, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए क्या करते हैं? वो एक नारा देते हैं, एक स्लोगन देते हैं, राइट। और वो स्लोगन क्या है? काफ़ी फेमस स्लोगन है, जय जवान जय किसान। जय जवान क्यों? जवान की जय होनी चाहिए, विक्ट्री होनी चाहिए जय की, क्योंकि जवान क्या कर रहा है? भारत का जवान, इंडियन आर्मी क्या कर रही थी उस समय? पाकिस्तान से लड़ रही थी, तो वहाँ पर भी हमें जीत चाहिए थी। और सिमिलरली किसान की भी हमें जीत चाहिए, बिकॉज किसान भी स्ट्रगल कर रहे थे खेती करने में। तो वो भी फूड उगाने में, एक तरीके से भारत में जो अनाज होता है, अनाज की खेती करने में भी उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, उनका भी मोराल डाउन था। तो उस मोराल को बूस्ट करने के लिए और भारत को दोबारा से एक फूड क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए, इंडिया को एक ऐसा कंट्री, फूड सरप्लस कंट्री बनाने के लिए क्या करना था? किसानों को भी एक तरीके से दोबारा से खड़ा करना था, राइट। इसीलिए ये स्लोगन दिया गया कि एक तरफ जवान लड़ रहे हैं, एक तरफ किसान लड़ रहे हैं, जय जवान जय किसान, ताकि दोनों क्या हो? दोनों हमारे लिए जो जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनको चैलेंजेस में उनको विक्ट्री मिले, उनको विजय मिले, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर सिम्बोलाइज करता है। इस तरीके से काफ़ी फेमस स्लोगन ये उस समय था और आज भी है इवन, राइट। आज के टाइम में क्या हो गया है? जय जवान है, जय किसान है, साथ ही साथ में जय अनुसंधान है, राइट। तो ये भी है यहाँ पर। तो ये सारी और जय विज्ञान भी है, जय विज्ञान भी है, राइट। तो ये है हमारा नारा, एक तरीके से बढ़ता जा रहा है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ेंगे, रिसर्च में भी हम आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से हमें इन सारे एरियाज़ में, अलग अलग फ्रंट्स में हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एक तरीके से विक्टोरियस साबित करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है? प्राइम मिनिस्टरशिप जो होती है शास्त्री जी की, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि जब वो ताशकंद में जाते हैं, ताशकंद में क्यों जाते हैं भाई? 1965 में जो वॉर चल रहा था, उसमें पाकिस्तान के लीडर भी आए थे और इंडिया की तरफ से इंडिया के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, वो गए थे। और वो वहाँ पर पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए थे, ताशकंद में जो एग्रीमेंट होता है। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाती है? बहुत ही मतलब पता नहीं किस तरीके से उनकी वहाँ पर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और आज भी एक सस्पेंस है, आज भी एक ऐसी चीज़ें हैं जिस पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या नेचुरल डेथ थी वो, या फिर उनको मारा गया था। ठीक है, इस पर आज भी क्या है? सस्पेंस बना हुआ है। तो ये चीज़ें थी काफ़ी एक मतलब एक अब्रप्ट तरीके से कह लो, या फिर अचानक से सारी चीज़ें हो गई। अचानक से ऐसे कैसे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो जा रहे हैं विदेश में, उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। तो ये देश को बहुत बड़ा झटका लगा था उस समय, राइट। तो ये हमने क्या समझा? हमने पढ़ा नेहरू के बाद जो हमारे सेकंड लीडर हैं, वो कैसे, जितने भी हमारे दिमाग में जो थॉट्स थे, दुनिया के सामने थॉट्स थे, क्या इंडिया अपनी डेमोक्रेटिक लीडरशिप मेंटेन कर पाएगा? तो वो बिल्कुल हमें बिल्कुल क्लियर आया कि जो जो भी हम सवाल सोच रहे थे, जो भी हम नेगेटिव अजम्पशंस लेकर चल रहे थे, वो बिल्कुल गलत थी कहीं ना कहीं, राइट। वो गलत प्रूव कर दी गई लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की जब डेथ हो जाती है, फिर दोबारा से क्राइसिस आने लग जाता है कि भाई अब शास्त्री जी के बाद कौन, राइट। दोबारा से फिर से वही सवाल भारत के सामने, लगभग 2-2.5 साल के अंदर अंदर दोबारा से फिर से वही क्वेश्चन कि अब कौन लीडर बनेगा भाई? तो फिर इंदिरा गांधी को चूज़ किया जाता है। कैसे चूज़ किया जाता है? अब उसकी स्टोरी, उसका बैकग्राउंड हम समझते हैं। तो दोबारा से पॉलिटिकल सक्सेशन का क्वेश्चन आने लगा, सेकेंड टाइम आने लगा 2 साल के अंदर अंदर ही। एंड दिस टाइम देयर वाज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। ऐसा नहीं था पहले लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड में तो कंसेंसस था कि ठीक है लाल बहादुर शास्त्री ही बनेंगे। अब वैसी चीज़ें नहीं रही। तो कैसे होने लगा भाई? कंपटीशन होने लगा कांग्रेस के अंदर ही। कुछ लोग थे जो मोरारजी देसाई को चाह रहे थे, कुछ लोग थे जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? पार्टी के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उसके लिए 2 कैंडिडेट हैं,
राइट। लेकिन क्या होता है, बेसिकली हम मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ते हैं। मोरारजी देसाई क्या थे? मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के। बॉम्बे स्टेट यानी कि जो महाराष्ट्र और गुजरात बाद में जिससे बनता है, उससे पहले क्या था, एक पूरा बॉम्बे स्टेट था जिसमें महाराष्ट्र गुजरात यूनाइटेड थे, राइट। तो बॉम्बे स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ में मिनिस्टर भी रह चुके थे वो सेंटर में। तो मोरारजी देसाई वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, ठीक है। सिमिलरली दूसरी तरफ अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें, तो इंदिरा गांधी डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू की, और साथ ही साथ में वो भी क्या थी, वो भी कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी, और साथ ही साथ में वो यूनियन मिनिस्टर भी थी, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन शास्त्री कैबिनेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो शास्त्री जी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन के तौर पर काम कर रही थी, राइट। अब यहाँ पर क्या आता है, तो जो सीनियर लीडर होते हैं कांग्रेस के, वो डिसाइड करते हैं कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट करते हैं इंदिरा गांधी को। वो किसको सपोर्ट करते हैं? इंदिरा गांधी को। लेकिन जो डिसीजन था वो यूनानिमस नहीं था, यानी कि कुछ लीडर्स मोरारजी देसाई को सपोर्ट करना चाह रहे थे और कुछ लीडर्स क्या करना चाह रहे थे, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करना चाह रहे थे। यूनानिमस नहीं था, एक तरफा डिसीजन नहीं था। तो क्या होता है, तो फिर सीक्रेट बैलेट में वोटिंग करी जाती है, सारे के सारे कांग्रेस एमपीज वोट करते हैं, एंड फाइनली क्या होता है, वोटिंग के बाद पता चलता है कि इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को डिफीट कर देती है, एंड काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ 2/3 पार्टीज़ की जो एमपीज़ की जो एक सपोर्ट है वो गेन करती है, राइट। समझ में आ गया। तो क्या होता है, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर लीडरशिप वो सीन एज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। भले ही कंपटीशन हो, भले ही पॉलिटिकल कंपटीशन हो, दो अलग अलग कैंडिडेट्स को डिसाइड किया गया हो कि भाई ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब एक पीसफुल ट्रांजिशन हो गया ना, कोई मोरारजी देसाई ने कुछ एक तरीके से ऐसा नहीं बोला कि ये अनफेयर चीज़ है या फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। या मोरारजी देसाई के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट करा हो या कहीं एक तरीके से कुछ और गलत किया हो, तो ऐसा कहीं नहीं था। ये क्या दिखा रहा है, ये पीसफुल ट्रांजिशन दिखा रहा है कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पावर का ट्रांजिशन हो रहा है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया में क्या चल रहे थे, इंटरनल पार्टी के अंदर कंपटीशन था, उसके बावजूद भी चीज़ें स्मूथ तरीके से होगी। तो दिखाता है कि इंडिया में क्या है, एक मेच्योरिटी है, इंडिया की डेमोक्रेसी में मेच्योरिटी है। मतलब क्या है, इंडिया की जो लीडरशिप है, इंडिया के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें एक मेच्योरिटी है। वो एक्सेप्ट करते हैं रिजल्ट को, वो एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्शन को कि ठीक है भाई मुझे नहीं सेलेक्ट किया गया, तो आई एक्सेप्ट दैट, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट द डिसीजन, राइट। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हमें समझ में आती है कि इस समय ये जो सवाल उठ रहे थे कि क्या इंडिया एक मेच्योर डेमोक्रेसी है या नहीं है, तो हमें समझ में आने लगा कि कंपटीशन होने के बावजूद भी हमने बहुत पीसफुल तरीके से इंडिया में पावर ट्रांजिशन देखा है, विच मीन्स दैट इंडिया की डेमोक्रेसी क्या थी, एक तरीके से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ती जा रही थी, एंड इंडिया वॉज बिकमिंग अ मेच्योर्ड डेमोक्रेसी। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हमें यहाँ तक हमने समझ ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, ये बेसिकली कार्टून है। यहाँ पर मोरारजी देसाई है और यहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी है, राइट। तो बाकी सारे लीडर्स क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्योंकि उनको चूज़ कर लिया जाता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं, एंड वो भी यहाँ पर मोरारजी देसाई को दिखाया जा रहा है कि वो क्या नहीं हो पाए, वो एक तरीके से जीत नहीं पाए, राइट। तो जो नई प्राइम मिनिस्टर होती है, क्योंकि इंदिरा गांधी को बना दिया जाता है न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो उनको काफ़ी कुछ टाइम लगता है सेटल डाउन करने में, चीज़ों को समझने में, क्या है किस तरीके से काम करना है, पॉलिसीज़ वगैरह क्या है, सारी चीज़ें हमें टाइम लगता है। जब इंदिरा गांधी हैड बीन पॉलिटिकली एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग, शी हैड सर्व्ड एज अ मिनिस्टर अंडर लाल बहादुर शास्त्री ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो जब इंदिरा गांधी पॉलिटिकली एक्टिव भी थी ना, तो भी वो जब लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम कर रही थी, लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में एज अ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रही थी, तो उन्होंने काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं करा। यानी कि जो हमें यहाँ पर समझना है कि उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है ना, मिनिस्टर के तौर पर काम करने का एंड अदर्स के तौर पर काम करने का, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी कम है, कंपैरेटिवली मोरारजी देसाई के मुकाबले तो कम है, ठीक है। तो सीनियर कांग्रेस लीडर्स मे हैव सपोर्टेड इंदिरा गांधी इन द बिलीव दैट हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस वुड कंपेल हर टू बी डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। क्या बोला गया है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली गई है जो पॉलिटिक्स में होती भी है। पॉलिटिक्स में क्या होता है यहाँ पर, क्यों इंदिरा गांधी को डिसाइड किया गया और क्यों मोरारजी देसाई जो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, उनको क्यों नहीं लीडर्स ने सपोर्ट करा। जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया भाई, क्यों इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा, जो एक तरीके से एक पॉलिटिकल नोविस के तौर पर काम करती है, जो अभी अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, एक तरीके से नहीं है अभी राजनीति में, राइट। तो उनको इसलिए चूज़ किया गया बिकॉज वो कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर्स थे वो सोच रहे थे कि वो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर इनएक्सपीरियंस है, अनुभव नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेगी, वो उनके ऊपर डिपेंड हो जाएगी। किनके ऊपर, जिन्होंने उनको डिसाइड करा है, उनको सपोर्ट करा है, सीनियर कांग्रेस लीडर्स के ऊपर वो डिपेंड रहेगी, एंड उनके सपोर्ट और उनके गाइडेंस के मुताबिक ही वो अपनी पार्टी, अपनी पूरी सरकार को चलाएगी।
मतलब क्या है? मतलब ये है चेहरा रहेगा इंदिरा गांधी का, कहने के लिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहेगी, लेकिन एक्चुअली में इंदिरा गांधी के जो आइडियाज़ हैं, एक तरीके से इंदिरा गांधी का जो दिमाग है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा? सीनियर कांग्रेस लीडर कंट्रोल कर रहे होंगे। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक इनएक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल को थोड़ा सा रख देते हैं, और वो क्या करेगा, क्योंकि भाई उनको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इन्हीं की वजह से वो बने हैं प्रधानमंत्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक तरीके से थोड़ा सा झुकेंगे भी उनकी तरफ कि हाँ आपकी वजह से हमें सपोर्ट मिला, एंड दैट इज़ वाई शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। तो इसी की वजह से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सीनियर कांग्रेस लीडर, बट हम आगे देखेंगे कि ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक तरीके से जो इनके अजम्पशन थे ना वो गलत प्रूव हो जाते हैं, और यहाँ पर समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी एक नए इंडिविजुअल को अगर आप पावर देते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा, बिकॉज आपकी वजह से उसको पावर मिली है। ऐसा हर बार नहीं होता, और ख़ास तौर पर अगर लीडरशिप में इंदिरा गांधी जैसे इंडिविजुअल हो तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम आगे इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी हैड टू लीड द पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शन। तो एक साल के अंदर अंदर ही अगर आप देखोगे 1966 में वो बेसिकली क्या बनती है, प्रधानमंत्री बनती है। अगले साल इंडिया में इलेक्शन होने जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में भी जितवाना है, ये भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ में उस समय इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो और ज़्यादा डिटोरिएट हो रही थी, तो उसकी वजह से भी और ज़्यादा इंदिरा गांधी की जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो इन सारी डिफिकल्टीज़ के सामने शी सेट आउट टू गेन द कंट्रोल ओवर द पार्टी एंड टू डेमोन्स्ट्रेट हर लीडरशिप स्किल। सारी चैलेंजेस थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंदिरा गांधी आगे बढ़ती है एंड अपनी जो पार्टी पर जो कंट्रोल है उसको भी स्टैब्लिश करती है, और अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी दिखाती है कि भाई ठीक है, मैं पार्टी को भी एक तरीके से जिताने के लिए काम करूंगी, और साथ ही साथ इंडिया के लिए जो काम करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उसके लिए भी जो भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है वो प्ले करने के लिए एक तरीके से क्या करती है, अपने आप को रेडी करती है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी, ये एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है, एग्जाम में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आई वुड एडवाइस कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या करा, ये जो पूरा फर्स्ट टॉपिक है ना, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। और इस तरीके से जो जो बॉक्स हमने कवर नहीं करे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बन सकता है। इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में जानकारी दी हुई है, तो आप उसको अंडरस्टैंड करिएगा, रीड ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन तो समझ में आया होगा, दिमाग में कुछ चीज़ें गई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।